है फोनोन। फोनोन जो है बिल्कुल सिमिलर है फोटोन की। अब हम सिमिलैरिटीज भी पढ़ेंगे और इनके दरमियान डिफरेंस भी पढ़ेंगे, फोनोन और फोटोन के दरमियान। सबसे पहला जो इनके दरमियान सिमिलैरिटी है वो ये है कि ये दोनों एनर्जी पैकेट्स हैं। ठीक है, फोनोन और फोटोन ये दोनों एनर्जी पैकेट्स हैं। जो फोनोन है जो फोनोन है वो थर्मल एनर्जी पैकेट है। ठीक है, और जो फोटोन है वो लाइट एनर्जी पैकेट है। ठीक है, ये डिफरेंस, मेन डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहले फोटोन और फोनोन ये दोनों जो हैं ये एनर्जी पैकेट्स हैं। इस चीज की समझ आ गई, फोटोन और फोनोन ये दोनों एनर्जी पैकेट्स हैं। लेकिन जो फोटोन है वो लाइट एनर्जी पैकेट है और जो फोनोन है वो थर्मल एनर्जी पैकेट है। और फोनोन की एनर्जी जो है वो भी एच एफ के बराबर है। फोटोन की एनर्जी भी जब हम कैलकुलेट करते हैं फोटोन की एनर्जी तो वो भी एच एफ के बराबर होती है। ये जो एच है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये जो एफ है ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब मैं फोटोन की एक एक प्रॉपर्टी लिखता हूं। सबसे पहले कि ये थर्मल एनर्जी पैकेट है। पहली प्रॉपर्टी थर्मल एनर्जी पैकेट कह दें या हीट एनर्जी पैकेट कह दें। सेकंड प्रॉपर्टी, बच्चे अपनी आवाज बंद करो। जो आपके पास फोनोन है वो थर्मल एनर्जी पैकेट है। दूसरी प्रॉपर्टी, इनकी एनर्जी जो है वो एच एफ के बराबर है या एच ओमेगा भी कह सकते हैं। ठीक है, ओमेगा कह दें या एफ कह दें, इन दोनों से मुराद फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी, फोनोन की तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। ठीक है, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। चौथी प्रॉपर्टी,
ये इलास्टिक वेव्स भी हैं। ठीक है, तो ये फोटोन की प्रॉपर्टीज है। ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है जिसमें ये है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फोनॉन फॉलो नहीं करते। इसका मतलब ये है कि फोनॉन जो है उनका बिहेवियर वो जोन्स की तरह है। जोन्स किसे कहते हैं? वो जोन्स ऐसे पार्टिकल हैं जिनकी स्पिन इंटीग्रल मल्टीपल होती। ठीक है, तो फोनोन की प्रॉपर्टीज को मैं दोबारा जो है रिवाइज कर देता हूं। पहली प्रॉपर्टी, फोनोन को हम कहते हैं थर्मल एनर्जी पैकेट्स। दूसरी, कि फोनोन की जो एनर्जी है वो HF के बराबर है। तीसरी प्रॉपर्टी फोनोन की, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब ये है कि ये फोनोन्स हैं, ये बोसोन जो हैं, ये बोसोन्स हैं जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। चौथी प्रॉपर्टी, ये इलास्टिक वेव्स हैं। जो फोनोन है ये इलास्टिक वेव्स हैं। ठीक है, और जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं फोटोन के साथ, फोटोन जो है वो लाइट एनर्जी पैकेट्स हैं और उनकी एनर्जी भी E=HF के बराबर होती है। फोटोन भी बोसोन्स हैं, वो भी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। जो फोटोन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करते हैं। जो हमने फोनोन पढ़ा है वो इलास्टिक वेव्स है, और जो फोटोन, जो आइंस्टाइन ने कंसेप्ट दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसके अंदर जो हम एनर्जी पैकेट यूज कर रहे थे उसको कहते हैं फोटोन। ठीक है, तो वो जो फोटोन था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी। जो अब हम पढ़ रहे हैं वो है फोनोन। ठीक है, वो हीट एनर्जी पैकेट्स है या थर्मल एनर्जी पैकेट्स है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, जो फोनोन है वो इलास्टिक वेव्स है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर किसी को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है, फोटोन और फोनोन। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज उनकी सेम है और कुछ प्रॉपर्टीज जो है उनकी डिफरेंट है। जो आपके पास फोनोन है, जो आपके पास फोनोन है वो एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से होता है। और जो आपके पास फोटोन है वो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन से। इलेक्ट्रॉन जब लोअर लेवल से हायर लेवल में जाता है तो फोटोन को ऑब्जर्व करता है, और जब हायर लेवल से लोअर लेवल में जाता है तो फोटोन को इमिट करता है। ठीक है, तो ये उनका सोर्स भी पता चल गया कि फोटोन कैसे प्रोड्यूस होते हैं
और फोटोन कैसे प्रोड्यूस होते हैं, और ये दोनों ही एनर्जी पैकेट्स हैं, ठीक है। और इनकी एनर्जी को हम E इक्वल टू एच एस के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही पार्टिकल बोसोन्स हैं। डिफरेंस क्या है, फोनॉन जो है वो हीट एनर्जी पैकेट्स है या थर्मल एनर्जी पैकेट्स है, जो फोटोन है वो लाइट एनर्जी पैकेट्स, ठीक है। जो फोनॉन है इनकी वेव नेचर कौन सी है, जो पार्टिकल होता है उसकी वेव नेचर भी होती है, ठीक है, उसके साथ वेव भी एसोसिएट होती है। जो फोनॉन है वो एक पार्टिकल है, इसके साथ कौन सी वेव एसोसिएट होगी, वो होगी इलास्टिक वेव, ठीक है। और जो फोटोन है ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एसोसिएट हो, ठीक है। इसके रिलेटेड अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। हाँ जी, फॉर कंसेप्ट क्लियर है। हाँ जी सर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स वाला आपने बताया ये थोड़ा सा रिपीट करें। ये जो आपने आइंस्टाइन का वो पढ़ा था या बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, वहां पर आपने क्या पढ़ा था कि आपके पास एक एटम है, एटम का न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है, यानी कि एक ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में आता है, यानी ऊपर से नीचे आता है, तो वो एक एनर्जी पैकेट को खारिज करता है। उस एनर्जी पैकेट को हम कहते हैं फोटोन। जब इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से या लोअर शेल से या नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में जाता है, तो वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। वो एनर्जी जो होती है वो लाइट एनर्जी होती है, ठीक है। लाइट किसको कहते हैं, जो बल्ब के जरिए रेडिएशन खारिज हो रही है उसको हम लाइट कहते हैं। और जब आप किसी चीज को हीट करते हैं उस हीट को आप कहते हैं थर्मल एनर्जी, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आप आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं बोसोन्स। ऐसे हर उस पार्टिकल को बोसोन कहेंगे जिसकी स्पिन इंटीग्रल मल्टीपल हो। इंटीग्रल मल्टीपल किसे कहते हैं, 1 ठीक है, 1 2 3 4, यानी उसकी स्पिन फर्ज करें कि 1 H का ओमेगा है या 2H का ओमेगा है या 3H का ओमेगा है, यानी कि बोसोन की स्पिन 1.2 H का ओमेगा नहीं हो सकती, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। और बोसोन्स को हम इस हिसाब से भी ले सकते हैं कि बोसोन्स को आप एक ही शेल के अंदर सेम स्पिन के साथ रख सकते हैं। जो बोसोन्स हैं वो एक ही स्टेट के अंदर एक ही स्पिन के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन आगे आप कंसेप्ट पढ़ेंगे फर्मिऑन का। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि दो मुख्तलिफ चीजें एक ही जगह पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर एक ही जगह पर एग्जिस्ट कर रही होगी तो एक की स्पिन अपवर्ड होगी, दूसरे की स्पिन डाउनवर्ड होगी। इसको हम कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मैं इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है एक्चुअली? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये है कि आपके पास दो चीजें हैं, वो दो चीजें एक ही जगह पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। फर्ज करें कि आपके पास एक कुर्सी है, ठीक है, उस कुर्सी के ऊपर
एक ही वक्त में दो बंदे नहीं बैठ सकते। आम लफ्जों में आप इस तरीके से समझा सकते हैं किसी आम बंदे को, अगर आप समझाएं चाहे पॉलियस प्रिंसिपल क्या है, तो आप ये समझाएंगे उसे कि आपके पास एक कुर्सी है और दो मुख्तलिफ बंदे हैं, ठीक है, तो उसको आप एक कुर्सी के ऊपर नहीं बिठा सकते। इस चीज का नाम है पॉलियस। इसको फिजिक्स में कैसे कहते हैं? इसको फिजिक्स में ऐसे कहते हैं कि आपके पास एक स्टेट है, उस एक स्टेट के ऊपर एक ही वक्त में दो चीजों को इकट्ठा नहीं रख सकते। अगर आप एक ही स्टेट के ऊपर दो पार्टिकल्स को रखेंगे, दो चीजों को रखेंगे, तो एक की स्पिन अपवर्ड होनी चाहिए, दूसरे की स्पिन डाउनवर्ड होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं पॉलीअस्कुलियन प्रिंसिपल। लेकिन जो फोनॉन्स हैं वो एक ही स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसको अगर आम लफ्जों में समझाना हो, बोसॉन्स को आम लफ्जों में समझाना हो, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एक कुर्सी है, उस कुर्सी के ऊपर आपने जो है सीआर को बिठाना है, और सीआर का अगर हम नाम लेने फर्ज करें कि अहमद, अहमद जो है वो क्लास का सीआर है, आपने सीआर को भी बिठाना है, अहमद को भी बिठाना है, तो आप बिठा सकते हैं, अहमद ही सीआर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं, ठीक है, आम लफ्जों में। जिसकी लैंग्वेज में आप कैसे कहेंगे, एक ही जगह के ऊपर दो चीजें एक ही वक्त में एग्जिस्ट कर रही हो सेम स्पिन के साथ, तो जो चीज पॉलीअस्कुलियन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती उसको हम कहते हैं कि वो बोसॉन्स है, ठीक है। अब समझ आ गई है? जी सर। तो ये फोनोन का कंसेप्ट था। फोनोन की ये प्रॉपर्टी है कि वो बोसॉन की तरह बिहेव करते हैं और उनकी स्पिन जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होती है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हीट कैपेसिटी को, जहां से हमने छोड़ा था, हीट कैपेसिटी को हमने छोड़ा था हीट कैपेसिटी के कंसेप्ट को हमने क्लासिकली देखा था। क्लासिकली क्या मतलब है कि आपने हीट एनर्जी को, जो आपने हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट किया था, उस हीट कैपेसिटी को आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस से कैलकुलेट करके निकाला था कि CV इज इक्वल टू 3R, ठीक है। ये लॉ निकाला था जिसको कूलम्ब-कटीफ लॉ कहते हैं। ये था कि इस केस में आपने एनर्जी को कंसीडर किया है एज ए फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस मीडियम, यानी कि आपने जो क्लासिकल मॉडल पेश किया था उसके अंदर आपने एनर्जी को कंसीडर किया था एज ए कंटिन्यूअस, एनर्जी पैकेट फॉर्म में कंसीडर नहीं किया था, ठीक है। यानी कि फोनॉन की फॉर्म में आपने एनर्जी को कंसीडर नहीं किया था। यानी कि हीट कैपेसिटी के लिए आप किसी मटेरियल को हीट एनर्जी देंगे, ठीक है, तो वो हीट एनर्जी जो है, यूं ना कि पहले जो है वो एनर्जी पैकेट का कंसेप्ट नहीं था, तो हीट कैपेसिटी को वो एक जो है वो कंटिन्यूअस मीडियम समझते थे, एनर्जी पैकेट नहीं समझते थे, जिसकी वजह से उन्होंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस के जरिए हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट किया। यूं ना कि क्वांटम मैकेनिक्स आइंस्टाइन ने ये प्रोड्यूस की, तो इसकी वजह से उसने हीट कैपेसिटी के अंदर जो आपने मटेरियल को हीट एनर्जी दी है, वहां पर उसने सपोज किया कि आप जो हीट दे रहे हैं उस मटेरियल के अंदर, वो हीट जो है वो एनर्जी पैकेट की फॉर्म में मटेरियल अब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो आइंस्टाइन का जो मॉडल है इसके अंदर हम ये सपोज करेंगे कि जो एनर्जी है वो एनर्जी पैकेट की फॉर्म में मटेरियल के अंदर अब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने
सपोज किया हीट कैपेसिटी को निकालने के लिए तीन चीजें सपोज की। पहला ये कि आपके पास एक मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर एटम्स हैं, ठीक है, वो एटम तरतीब के अंदर पड़े हुए हैं, कुछ एटम तरतीब के अंदर है, कुछ एटम जो है वो रैंडम मूव करेगा, ठीक है, टू एंड फ्रो मूव करेगा। हर वो बात, हर वो चीज जो एक मीन पोजीशन के आगे और पीछे मूव करे उसको हम कहते हैं ऑसिलेटर। आइंस्टाइन ने सपोज किया कि हमारे पास जो मटेरियल है जिसकी हम हीट कैपेसिटी निकालना चाहते हैं, मटेरियल के अंदर हर एटम एक इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर है। इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर क्या होता है कि अगर एक उस मटेरियल के अंदर बहुत सारे एटम है, फर्ज करें कि एक एटम, ये वाला एटम आगे पीछे मूव करता है, इस एटम के नजदीक वाला जो एटम नेबर में मौजूद है, उस एटम का हमसाया है, उसके ऊपर पहले वाले एटम की वाइब्रेशन का इफेक्ट नहीं होता। इसको मैं दोबारा रिवाइज करता हूं कि आइंस्टाइन ने पहली चीज जो सपोज की मटेरियल के मुतालिक, ये सपोज की कि हमारे पास एक मटेरियल है, उस मटेरियल को जब आप हीट देंगे तो हीट की वजह से उस मटेरियल के अंदर हर एटम एक इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा। ऑसिलेटर किसे कहते हैं? वो चीज जो आगे पीछे मूव करे, एक मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करे, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर किसे कहेंगे? इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर इसको कहते हैं कि एक चीज अगर मूव कर रही है, उस एक चीज के गिर्द कोई हमसाया मौजूद है, उस हमसाए को किसी किस्म का इफेक्ट ना हो। यानी कि ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है 1 से, जो उसका हमसाया है 2, जो पहला एटम है, इसकी मोशन की वजह से दूसरे एटम को किसी भी किस्म का, दूसरे एटम की मोशन के ऊपर किसी भी किस्म का इफेक्ट नहीं होता। तीसरी चीज जो उसने सपोज की, दूसरी चीज जो उसने सपोज की वो ये थी कि हर एटम पर, आप जानते हैं जब भी कोई चीज टू एंड फ्रो मूव करती है उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है, वो अपनी मोशन को आगे पीछे कुछ टाइम के लिए रिपीट करता है, उस टाइम का नाम फ्रीक्वेंसी। तो ये जो आपके पास मटेरियल है, इस मटेरियल के अंदर हर एटम की फ्रीक्वेंसी सेम है। हर एटम की फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब ये है कि उन तमाम की फ्रीक्वेंसी को हम या तो ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। या आप उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले लें या सिंपल फ्रीक्वेंसी ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहली कंडीशन, हर एटम जो है उस मटेरियल के अंदर एक इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि हर एटम की फ्रीक्वेंसी जो है वो आइंस्टाइन के मॉडल ऑफ हीट कैपेसिटी के अंदर सेम है। अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए और उसमें पूछा जाए कि आइंस्टाइन का जो हीट कैपेसिटी का मॉडल है उसके अंदर एटम की फ्रीक्वेंसी किस तरीके से होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए, वहां पर आंसर आएगा सेम होनी चाहिए। क्योंकि आइंस्टाइन ने सपोज ही यही किया था कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी एटम की वो सेम होगी, ठीक है। इसके बाद तीसरी कंडीशन वो ये है कि जब आप उस मटेरियल को हीट करते हैं, उसको हीट एनर्जी देते हैं, तो आपने उसकी हीट कैपेसिटी उस वक्त लेनी है जब वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं कि आपके पास ये पूरा मटेरियल है,
इस मटेरियल के किसी भी हिस्से पर चले जाएं, वहां पर टेम्परेचर सेम हो। फर्ज करें कि इस जगह पर अगर टेम्परेचर आपके पास T है, 10 सेंटीग्रेड है, तो इस जगह पर भी आपके पास 10 सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये कौन सी कंडीशन है? थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तमाम बॉडी के ऊपर किसी भी हिस्से के ऊपर टेम्परेचर डिफरेंट ना हो बल्कि सेम हो, इसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। आम हालात में क्या होता है कि आप जिस जगह पे हीट का सोर्स होता है, जिस जगह पे आग होती है, मटेरियल जिस जगह से आग के करीब होता है उस जगह पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। फिर जैसे जैसे आग से दूर जाते हैं वहां पर टेम्परेचर क्या होना स्टार्ट हो जाता है? कम होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपने कब हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है? जब आपके पास वो मटेरियल थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो, यानी कि उस बॉडी के जिस भी हिस्से के ऊपर जाए उस हिस्से के ऊपर टेम्परेचर क्या हो? सेम हो। ठीक है, तो जब आप उस मटेरियल को एनर्जी देंगे, वो एनर्जी फोनोन की फॉर्म में क्या होगी? अब्जॉर्ब होगी। एनर्जी पैकेट की फॉर्म में अब्जॉर्ब होगी। उस एनर्जी पैकेट का क्या कहते हैं? हीट एनर्जी पैकेट्स। ठीक है, तो आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पास ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल ने कितनी एनर्जी को अब्जॉर्ब किया है। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि इस मटेरियल ने कितने नंबर ऑफ फोनोन को अब्जॉर्ब किया है। फर्ज करें कि ये जो आपके पास, इसको हम कहते हैं प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन। प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताती है कि ये जो आपके पास मटेरियल है, इस मटेरियल में जो एटम्स हैं उन्होंने कितने नंबर ऑफ फोनोन को अब्जॉर्ब किया है। ठीक है, तो हम ये इस इक्वेशन के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्लांक्स ने इक्वेशन डिराइव की थी, जो किसके बराबर है? n। अगर कोई चीज हो उसके गिर्द ये सिंबल लगा दे, इसका मतलब ये है कि आप उस क्वांटिटी का एवरेज ले रहे हैं, यानी कि n से मुराद ले रहे हैं हम नंबर ऑफ फोनोन। अगर हम उसके गिर्द ये ब्रैकेट लगा रहे हैं, ये वाली लेस देन और ग्रेटर देन वाली ब्रैकेट लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, हम कह रहे हैं एवरेज नंबर ऑफ फोनोन जो इस मटेरियल के अंदर अब्जॉर्ब हुए, ये किसके इक्वल है? 1/E H कट ओमेगा ओवर KBT-1। ठीक है, ये जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया है, इसके ऊपर H कट है। H कट है प्लांक्स कांस्टेंट, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या आइंस्टाइन ने सपोज की थी, वो तमाम की तमाम कंडीशन इनकी इस इक्वेशन के अंदर यूज हो रही है। एक तो यहाँ पर ओमेगा यूज हो रहा है, जो कि यहाँ पर हमने सपोज किया था कि वो यहाँ पर हर एटम का सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है। केबी से मुराद है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और जो लार्जर टी है ये है टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? जब आपने इसको हीट अप किया है तो उस वक्त थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई है, उस थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन के वक्त जो टेम्परेचर था ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप प्लांक्स डिस्ट्रीब्यूशन से ये पता लगा सकते हैं, जब आपने उस मटेरियल को हीट एनर्जी दी, उस हीट एनर्जी की वजह से जो है उसने कितने नंबर ऑफ फोनोन जो है वो अब्जॉर्ब किए। ठीक है, तो इस इक्वेशन के जरिए हमें ये पता चल जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करने। इंटरनल एनर्जी ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि हीट कैपेसिटी का फार्मूला है रेशियो ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर, या टेम्परेचर रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर
ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो इंटरनल एनर्जी है ये जो है ये एवरेज नंबर ऑफ फोनोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एच कट ओमेगा है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक फोनोन की एनर्जी किसके बराबर है वो मैंने आपको बताया है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एच एफ से या एच ओमेगा से। तो एच ये भी प्लांक्स कांस्टेंट है, एच कट ये भी प्लांक्स कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आप एच एफ लेंगे तो फिर आपके पास एच एफ ई आएगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी को एफ की बजाय ओमेगा लेंगे तो ओमेगा के साथ एच कट आता है, ओमेगा के साथ एच नहीं आता। ठीक है, क्योंकि ये भी आपके पास लीनियर फ्रीक्वेंसी है, ये भी आपके पास जो प्लांक्स कांस्टेंट है सिंपल है। ये जो आपके पास है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है यानी कि 2 पाई ओवर एफ। ठीक है, और जो एच कट है ये भी एच ओवर 2 पाई है। ठीक है, तो इस तरीके से वो इक्वेशन जो है एच एफ के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है वो एक फोनोन की एनर्जी को बताता है, और जब हम उसको नंबर ऑफ फोनोन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ फोनोन की एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, वो फोनोन कितने एटम्स ने ऑब्जर्व किए वो हम एक हीट कैपेसिटी क्या है, एक मोल मटेरियल के अंदर जो है वो एक जूल एनर्जी ऑब्जर्व हो। एक जूल एनर्जी जो है वो फोनोन की फॉर्म में है, वो हमने इंटरनल एनर्जी के जरिए कैलकुलेट कर लिया है। और जो एन है लार्जर एन ये रिप्रेजेंट करता है कि उस मटेरियल के अंदर एटम्स कितने हैं। एनर्जी तो हमें पता चल गया कि एक जूल है, लेकिन वो तमाम एटम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। सिर्फ ये नहीं कि वो तमाम की तमाम एनर्जी जो है वो सिर्फ एक एटम के पास है, हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, बल्कि एनर्जी जो है वो तमाम एटम ने ऑब्जर्व किया है इक्वली। तो हम क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन की में हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एटम जो है मटेरियल के अंदर एटम जो है तमाम के तमाम एटम एक ही डायरेक्शन में मूव या वाइब्रेट नहीं कर रहे। मटेरियल के अंदर कुछ एटम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे होते हैं, कुछ वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे होते हैं, कुछ जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे होते हैं। अगर हम डायरेक्शंस के साथ मल्टीप्लाई कर दें इन तीनों डायरेक्शंस के साथ तो हमारे पास हर डायरेक्शन में हीट एनर्जी ऑब्जर्व करने की वजह से जो एटम वाइब्रेट कर रहे होंगे उनकी इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, उस मटेरियल की इंटरनल एनर्जी आ जाएगी कि एटम चाहे एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हो, चाहे वाई एक्सिस में मूव कर रहे हो, चाहे जेड एक्सिस में मूव कर रहे हो। इसीलिए हमने इस इंटरनल एनर्जी को फर्दर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई किया कि ये हमारे पास जो n है एवरेज नंबर ऑफ फोनोन, इसको हमने इसकी इक्वेशन को हमने यहां पे पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास उस सिस्टम के अंदर जो हमने तमाम सपोजिशन की थी कि जो हमने सिस्टम लिया था उस सिस्टम के अंदर हमने सपोज किया था कि हर एटम जो है वो इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमने यहाँ पे ले लिया है कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लोग मूव कर रहे हैं। तो ये कंडीशन पूरी होगी कि एटम जो है वो इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर की तरह मूव कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन हमने ये ली थी कि तमाम एटम की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, वो भी इस इक्वेशन के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है ओमेगा से। ठीक है, तीसरी कंडीशन कि जब आप मटेरियल थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आता है तो तमाम मटेरियल का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाता है, वो भी यहाँ पर हमने टेम्परेचर को सेम लिख दिया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगल टी है। अगर ये टेम्परेचर वेरिएबल होता तो यहाँ पर इंटीग्रल लगा होता, ये 0 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड तक। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर सेम है, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में टेम्परेचर सेम है, इसलिए यहाँ पे सिंगल टी लगा हुआ है, इसके साथ इंटीग्रल नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी आ गई किसी भी सिस्टम की। ठीक है, तो इस तरीके से आप हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला है वो लगाएंगे, यानी कि इस इंटरनल एनर्जी को टेम्परेचर के हिसाब से इसका डेरिवेटिव लेंगे। जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो। तो ये आपने इक्वेशन सिंप्लीफाई कर ली, ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे ड्राइव की हुई है। फिर आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि इस इक्वेशन को समानर से समानर किया जा सके। ठीक है, उसके लिए आपने क्या किया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से डिवाइड भी करेंगे इस इक्वेशन को, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी से